Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in today's session. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में 4 मरतबा कसम खाकर कहा, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़िल बलदिल अमीन। 4 मरतबा अल्लाह की ज़ात ने कसम खाकर कहा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को कंप्लीट तरीन सूरत में वो बनाया। अगली आया मुबारका बहुत सख्त है, which said सुम्मा रदनाहु अस्फला साफिलीन, और वही इंसान जिसको कंप्लीट तरीन सूरत में बनाया था, जब वो गिरा तो गिरे हुओं से भी गिर गया। कुरान करीम का सबसे बड़ा टॉपिक वो इंसान ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जा बजा इंसान के बारे में मुख्तलिफ अहकामात वो नाजिल फरमाए हैं और इंसान के बारे में मुख्तलिफ तफसीलात से हमें आगाह किया कि ह्यूमन क्रिएशन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे नोबल क्रिएशन है, और यही ह्यूमन अपने साथ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज वो भी कैरी करता है। इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इसके जहन की बहुत सारी गहराइयां, उसकी सोचें, उसका किरदार, उसकी गुफ्तार, ये सब चीजें इंसान को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा वो बना देती हैं। हम सब लोग लाइफ में होने वाले बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स का मुरक्कब होते हैं, और वो तमाम हमारे लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स वो हमारे किरदार को, वो हमारी पर्सनैलिटी को मुख्तलिफ हवालों से वो तराशते रहते हैं। लिहाजा इस कोर्स में जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे, तो याद रखिएगा कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता। हर शख्स की मुख्तलिफ जरूरियात हैं, हर शख्स की डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं। उन तमाम साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को टैकल करना काफी चैलेंजिंग टास्क वो होता है। दैट इज द रीजन कि टेक्निकली ह्यूमन मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट के तौर पर हम गो थ्रू करते हैं। अब इसके बहुत से हवाला जात को ड्यूरिंग द कोर्स हम कवर करेंगे। वो सब कुछ आपकी एजुकेशनल बेस वो कहलाएगा। इसके बाद लाइफ में जब आप प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेंगे, आप सोसाइटी में मूव करेंगे, तो यू विल कम टू नो कि बहुत से और एस्पेक्ट्स भी ऐसे होंगे जिनसे कि आपका सामना इंसान के हवाले से वो होगा, और वो सब कुछ वुड बिकम पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। अब एक एस्पेक्ट ये है कि हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप लाइफ में अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे, और प्लस आप मुख्तलिफ जगहों पर जाओगे, उससे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। तो ये 3 चीजें, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, ये तीनों चीजें मिलकर आपका नॉलेज वो बनती हैं, और उस नॉलेज के साथ हम ऑर्गेनाइजेशंस को, हम रोजमर्रा की जिंदगी को स्मूथली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली वो चलाने की कोशिश वो करते हैं। इस मुख्तसर से इंट्रोडक्शन के साथ अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The book we are going to follow is written by Gary Dessler, Human Resource Management, and the title of the chapter is Introduction to Human Resource Management, जिसमें हम बहुत सी टर्मिनोलॉजीज के साथ अपने आप को शनासा करेंगे। The first section of the chapter is going to explain what human resource management is and how it relates to the management process.
In the start of the chapter, your author is talking about the management process. You all must be familiar with this management process, which is also known as functions of management, which include planning, organizing, staffing, leading, and controlling. इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए. प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मिशन, विजन, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ सेट करते हैं. और प्लानिंग फंक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है, दैट वुड बी ऑब्वियसली नोन एज आवर प्लान. अब हमने एक प्लान तश्कील दिया जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डायरेक्शन, विच इज द विजन, उसके बारे में बात किया. हमने ऑर्गेनाइजेशन के करंट स्टेटस को इन टर्म्स ऑफ मिशन वो एलैबोरेट किया, जिसमें हु वी आर, व्हाट वी डू, हुम वी सर्व, इन 3 सवालों को एड्रेस किया जाता है. ये दोनों स्टेटमेंट्स, द मिशन एंड द विजन, वुड सेट द डायरेक्शन फॉर द फर्म. ये दोनों स्टेटमेंट्स, मिशन एंड विजन, आर क्वालिटेटिव इन नेचर. और ये दोनों स्टेटमेंट्स इस बात को डिटरमिन करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने आइंदा किस कोर्स ऑफ एक्शन को वो फॉलो करना है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और किन पॉलिसीज को वो फॉलो अप करना है. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट in an organizational perspective is related to the planning, in which we develop a plan consisting of, I repeat, mission, vision, objectives, and our course of action, which is in terms of strategy. जब एक प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन शुरू होता है. Like according to the plan, we have to organize the factors of production, we have to organize different resources, और हम 5 सवालों का जवाब देते हैं, which are also known as 5 W's: what, when, where, why, how, and we can also add who. So organizing में planning के मुताबिक जब हम चीजों को organize कर लेंगे तो that would be resulting into the formation of an organization. उसकी एक स्ट्रक्चरल डिटेल वो हमारे पास आ जाती है. और जब हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. नंबर 1, फिजिकल आउटलुक. नंबर 2, डिपार्टमेंट्स. एंड नंबर 3, हायरार्की. सो प्लान के मुताबिक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास उसका स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट वो डेवलप हो गया. अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने लोगों को हायर करना है तो वहां से स्टाफिंग का फंक्शन वो शुरू होता है. और जब हमने स्ट्रक्चर पर लोगों को हायर किया तो दैट वुड डेवलप द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब उस कल्चर में डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है, वो कल्चर स्ट्रांगली बिल्ड भी हो सकता है, उस कल्चर के एस्पेक्ट्स वीक भी हो सकते हैं. जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल्चर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्ट्रांग कल्चर एंड वीक कल्चर. स्ट्रांग कल्चर से मुराद होती है ऐसा कल्चर जो कि अपने नॉर्म्स, वैल्यूज उनको नहीं छोड़ते, जबकि वीक कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें के चेंज ओरिएंटेशन, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वो मौजूद होती है. सो जो भी लोग आप हायर करोगे, जिस भी लेवल की डाइवर्सिफिकेशन आप वहां पर लेकर आओगे, उस डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से आपका कल्चर या स्ट्रांगली बिल्ड होगा या वीकली बिल्ड होगा. सो अभी तक की हमारी जो स्टोरी डेवलप हुई वो ये है कि हमने प्लान के मुताबिक चीजों को ऑर्गेनाइज किया, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने लोगों को स्टाफ किया तो एक कल्चर हमारे पास बन गया. अब उस कल्चर को हमने लीड करना है ताकि हमें परफॉर्मेंस मिल सके.
मैनेजमेंट साइंस में जब आप लफ्ज परफॉर्मेंस का सुनो तो इसके तीन मतलब होते हैं. द फर्स्ट मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस इज प्रोडक्टिविटी, द सेकंड मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस इज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड द थर्ड मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्शन. प्रोडक्टिविटी से मुराद है इनपुट टू आउटपुट रेशो, कि आपने कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कितनी प्रोडक्शन की. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पंखा बनाने वाली फैक्ट्री है और उसमें एक दिन में 10 पंखे 2 मजदूर बना रहे हैं, 2 वर्कर्स बना रहे हैं, तो हम 10 पंखों को डिवाइड करेंगे 2 मजदूरों की कैपेबिलिटी के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 5 फैंस पर लेबर. ठीक है, या 5 फैंस पर वर्कर. So that is how you calculate the productivity rate. I repeat, productivity is input to output ratio. अब प्रोडक्टिविटी की बहुत सी टाइप होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल में वर्कर्स को फैंस के साथ कंपेयर किया. देन इट कैन बी मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कि पंखा बनाने में सिर्फ मजदूर तो अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पंखा बनाने के लिए हमें कॉपर वायर भी चाहिए, हमें प्लास्टिक भी चाहिए, हमें एल्यूमिनियम भी चाहिए. तो ये तमाम चीजें जब हम इसमें ऐड करते जाएंगे तो उससे नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज करेंगे. जब आप प्रोडक्शन को मोर देन 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करो, सो दैट वुड बी मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी. और अगर आप तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी टोटल प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करो तो दैट वुड बी नोन एज टोटल प्रोडक्टिविटी. सो लीडिंग में हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारी कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना, जहां पे भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज्ड हो. दूसरा एस्पेक्ट जो लीडिंग में हमने एज परफॉर्मेंस पिक करना है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा हो और उसकी कॉस्ट कम से कम हो. और तीसरा एस्पेक्ट जो हमें परफॉर्मेंस के तौर पर लीडिंग में चाहिए, दैट इज सेटिस्फैक्शन. और सेटिस्फैक्शन हमें दरकार है तमाम स्टेक होल्डर्स की. जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्टेक होल्डर से मुराद तमाम वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को वन वे और दी अदर वो इफेक्ट और इंपैक्ट वो कर रहे हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन में हो या इंडिविजुअल्स हो. वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो मीडिया भी हो सकता है, वो सप्लायर, कस्टमर, कंपेटिटर, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट इन द एनवायरनमेंट हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहा हो. तो हमने उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द एनवायरनमेंट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, उनकी सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करना है. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू लीड द पीपल. सो अभी तक जो हमने बात डिस्कस की वो ये है कि प्लान के मुताबिक चीजों को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमने लोगों को स्टाफ किया एक स्ट्रक्चर के ऊपर, और ह्यूमन प्लस स्ट्रक्चर वुड मेक द कल्चर. जब हमारे पास एक कल्चर डेवलप हो गया तो अब उस कल्चर में हमें परफॉर्मेंस दरकार है, और उस परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों को लीड करेंगे. और लीडिंग फंक्शन के एंड पर वी गेट द आउटकम्स. एंड एज आई टोल्ड यू कि जो परफॉर्मेंस आउटकम्स है हमारे पास, दे आर प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. अब जब हमें आउटकम्स मिल गए तो हमें यह देखना होगा कि ये आउटकम्स हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी है कि नहीं. So therefore we have to enter into the fifth function, which is controlling. कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ. सो कंट्रोलिंग में हम ये देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस मेजर्स हमें लीडिंग के एंड पर मिले, वो परफॉर्मेंस मेजर्स हमारे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक थे कि नहीं. और याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स भी हम 3 तरह के सेट करते हैं. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब जैसा कि आपको मैंने 3 तरह की परफॉर्मेंस का बताया, तो 3 तरह के ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड होंगे, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड होंगे, और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेटिस्फैक्शन से वो लिंक्ड होंगे. सो कंट्रोलिंग में आप चेक करते हो कि आया आपके ऑब्जेक्टिव्स, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, वो अचीव हुए या नहीं हुए. अगर आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं तो अब आप सिस्टम को री एनर्जाइज करोगे. मींस आपने जो काम किया आप उसी को प्रमोट करोगे, सपोर्ट करोगे. लेकिन अगर आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए तो अब आप सिस्टम को री इंजीनियर करोगे. री इंजीनियरिंग का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज.
ठीक है, आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के पैरामीटर्स को यूज करोगे, जिससे कि हम कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगे, जिन तब्दीलियों से हमारी परफॉर्मेंस हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक अचीव वो हो पाए। कंट्रोलिंग में, टू कंट्रोल द होल फिनोमेना, हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल्स वो मौजूद होते हैं। द फर्स्ट वन इज फीडबैक कंट्रोल, सेकंड इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, एंड द थर्ड वन इज कंकरेंट कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल का मतलब होता है कि काम होने के बाद आप चेक करते हो कि किन किन एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मतलब होता है आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स, आपकी रिस्क कैलकुलेशंस एंड इवैल्यूएशंस। और कंकरेंट कंट्रोल का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस आप चीजों को रन टाइम पर वो कंट्रोल कर रहे हो। सो यहां पर हमारे जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद आपका ऑथर डिस्कस करता है द मैनेजर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जॉब्स। उसमें सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक टिपिकल सी डेफिनेशन वो गो थ्रू कर रहे हैं। इट सेज द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग आउट द पीपल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अभी तक जो हमने पढ़ा, हमारे पास 2 कीवर्ड्स आ रहे हैं, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। पॉलिसीज से मुराद होता है जनरल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजंस, एंड प्रैक्टिसेस हम कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज को। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इट इज सेड दैट द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग आउट द पीपल और human resource aspects of a management position, including recruiting, screening, training, rewarding and appraising. तो ये तमाम हमारे पास functions of HRM वो बन जाएंगे कि हमने ह्यूमन से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बनानी है, और फिर उन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के मुताबिक डिफरेंट मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए जो हम डेवलप करेंगे, हमें लोगों को रिक्रूट करना है, मींस उनको हायर करना है, हमने उनकी शॉर्टलिस्टिंग करनी है, हमने उनको ट्रेन एंड डेवलप करना है, हमने उन्हें रिवॉर्ड एंड कंपनसेट करना है, और हमने उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है कि आया वो डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो एक मर्तबा अब ये कंप्लीट डेफिनेशन मेरे साथ पढ़िए। इट सेज द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग आउट द पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैनेजमेंट पोजीशन, इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग and appraising. एक और definition of human resource management आपसे मैं शेयर करता हूं, and that is pretty simple and pretty effective, and it says human resource management is all about putting the right person at the right job at the right time. So अगर ये 3 काम आप कर सको, सही बंदे को सही वक्त पर सही जगह पर अगर आप अपॉइंट कर लो, तो that is all about human resource management. The next definition we need to look at is human capital. जब हम human capital का word use करेंगे, तो we are calculating the economic worth of the human resource. याद रखिएगा कि human resource एक ऐसा resource है जिसको कोई भी organization own नहीं कर सकती। Humans को सिर्फ retain किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम ह्यूमन की इकोनॉमिक वर्थ कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए जो टर्म हमारे पास आती है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। इसकी डेफिनेशन को देखिए। इट इज सेड अ मेजर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉइज स्किल सेट। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉइज स्किल सेट। हम ह्यूमन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उस ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, हम उसकी वर्थ को कैलकुलेट करते हैं। So the concept of human capital recognizes that not all labor is equal, and that the quality of employees can be improved by investing in them. The education, experience, and abilities of an employee have an economic value for employers and for the economy as a whole. Right?
अब इसमें हमने जो की वर्ड्स पढ़े वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूं। पहली बात तो हमने ये की कि हमने इकोनॉमिक वैल्यू स्किल सेट की कैलकुलेट करनी है, और दूसरी बात ये है कि कोई भी दो लोग किसी भी हवाले से बराबर वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो हर शख्स के पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, हर शख्स के पास डिफरेंट स्किल्स है, हर शख्स की एक अपनी सोच है, हर शख्स के अपने साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है। सो कोई भी दो लोग वो बराबर नहीं हो सकते। और तीसरी बात कि हमें उन लोगों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनको ट्रेन एंड डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी और उनसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वो हासिल कर सके, और इस बात को इंश्योर कर सके कि हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स वो सेटिस्फाई भी होंगे। सो अब उन लोगों के पास जो स्किल सेट है, जो कैपेबिलिटीज हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड देयर ऑब्वियसली एबिलिटीज, जिनको कि हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जब कैलकुलेट करें तो उससे ह्यूमन कैपिटल की कैलकुलेशन वो हमारे पास आती है। ह्यूमन कैपिटल के हवाले से हम एक डिटेल्ड डिस्कशन अपने आइंदा चैप्टर्स में भी करेंगे, एंड आई विल बी शोइंग यू कि ह्यूमन कैपिटल कैलकुलेशंस वो कैसे की जाती हैं। Now, the next topic which your author is talking about in the book is personal aspects of a manager's job. अब पर्सनल एस्पेक्ट से क्या मुराद होगी कि एक मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड किन किन चीजों को रोजमर्रा के काम में वो देखता है। सबसे पहली उसकी जॉब का जो पार्ट होगा, दैट वुड बी कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस किसी भी जॉब को एनालाइज करने का नाम वो होता है, जिसमें कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि इस पर्टिकुलर जॉब में कौन कौन से काम हैं, किस तरतीब से उन कामों को परफॉर्म करना है, उन कामों की अहमियत क्या है, कि उन कामों को परफॉर्म करने के लिए एक वर्कर किन चीजों के हवाले से रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर कितनी होगी। सो एक जॉब के हर पहलू को हम गो थ्रू करते हैं जॉब एनालिसिस में। अब जॉब एनालिसिस के अंदर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वो कवर किए जाते हैं, एक को हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरे को हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन से मुराद होती है कि एक जॉब को डिफाइन करना, जिसमें कि हम व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इन चीजों को एलैबोरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ TDR। नाउ TDR स्टैंड्स फॉर टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो एक जॉब के हवाले से क्या करना है, कब करना है, हमने इन तमाम बातों को TDR में एक्सप्लेन करना है। TDR मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैंड्स फॉर टास्क्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उन टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुताबिक काम को परफॉर्म करने के लिए हमें जो शख्स दरकार है, उसके लिए जो हम जॉब एनालिसिस में पोर्शन कवर करेंगे, दैट वुड बी नोन एज जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब स्पेसिफिकेशन में हु वुड परफॉर्म द जॉब, इस बात को एम्फसाइज वो किया जाता है। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुताबिक एक ह्यूमन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा शख्स इस जॉब को परफॉर्म कर सकता है, तो उसके हवाले से याद रखिएगा कि 4 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, एंड दे आर KSAOs। नाउ KSAOs स्टैंड्स फॉर नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया कि नॉलेज से मुराद 3 चीजें हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एजुकेशन। इसके बाद दूसरी चीज आ गई स्किल्स। स्किल्स में हम टेक्निकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीजों को हम ह्यूमन स्किल्स हम इसको एड अप कर सकते हैं। और जब हम एबिलिटीज की बात करें, तो वी हैव टू डिटरमिन ऑल द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज, जिसमें के अगर हम फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज की बात करें तो वो शख्स बोल सकता हो, चल सकता हो, सो ये उसकी फिजिकल एबिलिटीज कहलाएंगी। उस शख्स का IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, उस शख्स का EQ, इमोशनल कोशेंट, उस शख्स की मेमोरी, ये तमाम चीजें जो हैं ये उसके साइकोलॉजिकल एबिलिटीज में काउंट होती हैं। और उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी, कि वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मालिक है, वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मालिक है। सो ये तमाम चीजें
इन सब को कोरिलेट किया जाता है एक जॉब के अंदर मौजूद टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। यहां पर अब एक और एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि जब हम जॉब एनालिसिस के अंदर किसी शख्स को क्वालिफाइड डिक्लेयर करें, तो क्वालिफाइड का मतलब होता है कि जब उस शख्स के KSAOs आर इक्वल टू TDR, ठीक है, उस शख्स का नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स आर इक्वल टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ये सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन को हम क्वालिफाइड एम्प्लॉय के नाम के तौर पर वो जानेंगे। लेकिन फर्ज करें कि उसके KSAOs जॉब रिक्वायरमेंट से ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो शख्स दरकार है उसकी एजुकेशन BCom होनी चाहिए, लेकिन आप एक MBA को हायर कर रहे हो, तो अगर उसका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स जॉब की रिक्वायरमेंट से ज्यादा होंगी तो उसको कहते हैं ओवर क्वालिफाइड। और अगर उसकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स जॉब रिक्वायरमेंट से कम होंगी तो इसको हम कहते हैं अंडर क्वालिफाइड। सो जॉब एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक होता है जिसमें कि जॉब से रिलेटेड हम तमाम तर डीपर इंप्लीकेशंस को वो गो थ्रू करते हैं। सो जॉब एनालिसिस में हम वर्कर का भी एनालिसिस करेंगे, टास्क का एनालिसिस भी करेंगे, हम एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी करेंगे जिस एनवायरनमेंट में उस जॉब में परफॉर्म होना है, और इस सब को हम एक और नाम देंगे, वर्कर एनालिसिस, टास्क एनालिसिस एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस। इन तीन चीजों को हम एक और कंबाइंड नेम देंगे व्हिच इज नोन एज जॉब डिजाइन। सो जॉब डिजाइन वुड आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा जॉब एनालिसिस में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट शामिल होते हैं, जैसे कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। इस तरह के हम एस्पेक्ट्स और थ्योरीज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे चैप्टर डिटेल्स आएंगी तो वहां पर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के तौर पर याद रखिएगा कि पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैनेजर्स जॉब में सबसे पहली चीज हमने गो थ्रू की कि कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, जिसमें कि डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ ईच एम्प्लॉइज जॉब, इस बात को मैंने मुख्तसरन एक्सप्लेन वो किया है। Second aspect of a personal context we have is planning labor needs and recruiting job candidates, जिसमें कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लोग हमारे पास मौजूद हों। मींस ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई एंड डिमांड शुड बी बैलेंस्ड, और फिर उस बैलेंस को जानने के बाद आपने ऑब्वियसली टैलेंटेड लोगों को वो हायर भी करना है, तो यू हैव टू रिक्रूट द जॉब कैंडिडेट्स एज वेल, जिसमें कि हम उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसके बारे में भी सोचेंगे। लेकिन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, उनका टेस्ट कंडक्ट करना है, ताकि वी शुड बी एबल टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सो जब आपने टेस्ट और इंटरव्यूज के जरिए लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया तो देन यू हैव टू सिलेक्ट जॉब कैंडिडेट्स। उसके बाद आप उनकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ये आप प्रोवाइड करोगे। उसके बाद मैनेजिंग वेजेस एंड सैलरीज, कंपनसेटिंग एम्प्लॉइज, ऑब्वियसली इसी मकसद के लिए वो आपके पास आ रहे हैं कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात को पूरा कर पाए, और उन जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए आप उनको वेजेस एंड सैलरीज वो प्रोवाइड करोगे। यहां पर याद रखिएगा वेजेस एंड सैलरीज दो मुख्तलिफ फिनोमेना है। वेजेस आमतौर पर दो तरह की होती है, इट कैन बी पीस रेट बेस्ड एंड इट कैन बी टाइम बेस्ड। फॉर एग्जांपल आवरली वेज, या जितने आपने आइटम्स प्रोड्यूस किए उन आइटम्स के मुताबिक आपको वेज वो दी जाएगी, जिसको पीस रेट भी हम लोकल मार्केट के हवाले से वो कहते हैं। सो वेजेस आपकी दो टाइप की हो गई, एक टाइम बेस्ड हो गई और एक नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड हो गई। सैलरीज ये आमतौर पर मंथली बेसिस पर वो कैलकुलेट की जाती हैं, और एक सैलरी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके मंथ के ऊपर बेस्ड असेसमेंट्स जो जॉब एंड टास्क परफॉर्मेंस के हवाले से होंगी उन चीजों को डिटरमिन वो किया जाता है। इसके बाद प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स, आपने हेल्थ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए, आपने मोबाइल फोन प्रोवाइड किया, आपने गाड़ी का पेट्रोल प्रोवाइड किया, तो ये सब चीजें भी एम्प्लॉइज के हवाले से हम प्लान करेंगे कि किस लेवल के एम्प्लॉय को कौन सी फैसिलिटीज वो हमने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमने उनकी परफॉर्मेंस को भी कैलकुलेट करना है। माजी में परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता था सालाना बेसिस पर, जिसको एनुअल अप्रेजल कहते हैं,
गवर्नमेंट सेक्टर में इसके हवाले से जो टर्म यूज की जाती है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द ACR. ACR स्टैंड्स फॉर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. ठीक है, जो साल के एंड पर एम्प्लॉइज के हवाले से कैलकुलेट की जाती है कि किस एम्प्लॉय ने साल भर में कितना काम वो परफॉर्म किया. लेकिन फर्ज करें कि अगर उसने साल भर काम परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो साल के एंड पर आप उस सारे काम को अनडू नहीं कर सकोगे, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकोगे क्योंकि साल तो गुजर चुका है. देयरफॉर सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल की बजाय मॉडर्न वर्ल्ड में जो बात डिस्कस की जाती है दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम would have the capability to even track your performance 24/7 365. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस असेसमेंट को ये सिस्टम सपोर्ट करता है जिसमें कि एक एम्प्लॉय के हवाले से डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, बाई एनुअली, सेमी एनुअली बेशुमार तरह की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जिसमें कि हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रन टाइम के ऊपर एवेल्युएट वो कर रहे होते हैं. देयरफॉर परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना, परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना, परफॉर्मेंस को जज करके उसके मुताबिक कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये तमाम चीजें पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैनेजर्स जॉब में वो शामिल है. इसके साथ साथ ऑब्वियसली यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल, यू हैव टू इंटरव्यू देम, यू हैव टू काउंसल देम, यू हैव टू डिसिप्लिन देम. तो इन तमाम हवालों से भी कम्युनिकेशन का जो एक रोल है वो बहुत अहम समझा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में. और अगर हमें यह लगे कि एक एम्प्लॉय सही तौर पर अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हम उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी वो करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑन द स्लाइड इज बिल्डिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट. ठीक है, कि एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म वाबस्ता हो, उसकी लॉयल्टी, उसकी डेडिकेशन कंपनी, फैक्ट्री, कारखाने के साथ हो, उसकी जॉब के साथ एंगेजमेंट हो, उसकी जॉब के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी जॉब के साथ मोटिवेशन हो, सेटिस्फेक्शन हो. तो इन तमाम चीजों को भी हमने इंश्योर करना है. सो ये हमारे पास एक टिपिकल सी लिस्ट आ गई कि पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैनेजर्स जॉब में क्या क्या बातें शामिल वो की जाती हैं. अब इन तमाम कामों को परफॉर्म करने के दौरान कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जो कि एक मैनेजर से वो कमिट हो. सो उन मिस्टेक्स के हवाले से हम कुछ पर्सनल मिस्टेक्स की लिस्ट वो गो थ्रू कर रहे हैं. सबसे पहली मिस्टेक जो एक मैनेजर से हो सकती है एंड दैट कैन बी हायर द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब, कि आपने सही बंदा ही हायर नहीं किया. जैसा भी हमने HRM की डेफिनेशन बनाई थी, पुट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, तो यू वर अनएबल टू आइडेंटिफाई हु इज द राइट पर्सन. सेकेंड मिस्टेक कैन बी एक्सपीरियंस हाई टर्नओवर, कि बहुत से लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन ज्वाइन करने के साथ साथ छोड़ भी जाते हैं. इस हवाले से याद रखिएगा कि हर इंडस्ट्री के अंदर एक नॉर्मल टर्नओवर रेट वो काउंट किया जाता है कि नॉर्मली स्पीकिंग आप ह्यूमंस को ओन तो कर नहीं सकते, सिर्फ रिटेन कर सकते हो. तो बाज़ औक़ात अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखकर, मुल्क के इकोनॉमिक हालात को देखकर बहुत से एस्पेक्ट्स के हवाले से लोग कंपनीज को छोड़ भी जाते हैं. तो हम इस बात को विजुअलाइज करेंगे कि एक इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली कितने लोगों का छोड़ के जाना इज कंसिडर्ड एज एन एवरेज एंड इज कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नॉर्मल टर्नओवर रेट पर एनम एम्प्लॉइज का दैट इट कैन बी 4 to 5% और 6 to 7%. लेकिन बाज ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर 400% पर एनम टर्नओवर इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. फॉर एग्जांपल, कॉल सेंटर्स. ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के कॉल सेंटर्स होते हैं. तो कॉल सेंटर जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें कि नॉर्मल टर्नओवर रेट कैन बी 400%. इसी तरह another mistake can be have your people not doing their best. Number next is waste time with useless interviews. That is a big mistake. इसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि have your company in court because of discriminatory actions, कि आपने कहीं पर एम्प्लॉइज के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन बरती, आपने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ख्याल ना रखा तो आपके खिलाफ के कोर्ट केस फाइल हो गया. Then it can be have your company cited by OSHA for unsafe practices, and OSHA stands for Occupational Safety and Health Authority. Another mistake can be have some employees think
their salaries are unfair and inequitable relative to others in the organization, कि बाज लोगों को इस बात का ख्याल आ रहा है कि शायद उनकी सैलरीज दूसरों से कम है या आपने जस्टिस और फेयरनेस वहां पर नहीं की हुई. Another mistake can be allow a lack of training to undermine your department's effectiveness, कि आपने लोगों को सही तौर पर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की. Another mistake can be commit any unfair labor practice, जो कि illegal unethical count वो हो रही हो. तो ये तमाम वो पर्सनल मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड वो करना है. जहां पे हमारी फर्स्ट जूम मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से सेकंड जूम मीटिंग को ज्वाइन कीजिए ताकि हम अपने सेशन को कंटिन्यू वो रख सकें.